ओके बच्चों, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी हमने जो लास्ट सेशन में खत्म किया था वो हमने क्या किया था रिगार्डिंग द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो उसमें हम लोगों को एक कंपाउंड दिया हुआ था और वो कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स है वो कितना कितना परसेंटेज है मौजूद वो निकालो, उतना था हम लोगों को। ठीक है, तो हमने 3-4 एग्जाम्पल किए और आपको समझ में आ चुका है, ये मेरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है। वेल, तो अब हम लोग थोड़ा सा इसका उल्टा करेंगे। जैसे परसेंटेज कंपोजिशन में हम लोगों को कंपाउंड दिया हुआ था विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और हम लोगों ने निकाला कि किस तरीके से हर एक एलिमेंट का परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं हम लोग कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है। अब इसका उल्टा क्या होगा कि आपको एलिमेंट्स के परसेंटेज दिए जाएंगे कि ये 3-4 एलिमेंट हैं, ठीक है, इतना इतना परसेंटेज अवेलेबल है। अब आप बताओ कि जो कंपाउंड होगा उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, उल्टा हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ था और हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकाला था। अभी आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है और आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, बिल्कुल उल्टा। नाउ द पॉइंट इज दैट कि एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस है क्या, पहले हम वो देख लेते हैं। देखो बेटा, फॉर्मूला जैसे क्या होता है, फॉर्मूला एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, जैसे मैं वाटर कहती हूँ तो वाटर को हमें पता है कि हम लोग H2O कहेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग H2SO4 कहेंगे। तो इन शॉर्ट केमिस्ट्री में हमने पहले ही देख लिया था कि केमिस्ट्री में हम लोग हमेशा बात करते हैं सिंबल्स को लेकर, ताकि इजीली हम उस चीज़ों को दिमाग में रिटेन कर पाएँ और उनको प्रेजेंट करना भी आसान होता है। बार बार स्टेटमेंट लिखो तो वो चीज़ तो पॉसिबल होती नहीं है। तो द फॉर्मूला इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ एनी मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, ऑफ एनी कंपाउंड। तो अब ये फॉर्मूला बनता कैसे है, यहाँ पे बात आएगी। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया मैम कि आप जो कह रहे हो कि भाई कोई भी कंपाउंड होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग इसके लिए रिप्रेजेंट करें ताकि थोड़ा आसान हो जाए। तो ठीक है, बट अब ये फॉर्मूला बनता कैसे है। ओके, तो मेन क्वेश्चन जो आता है दैट हाउ द फॉर्मूला इज टू बी डिटरमाइन या कैन बी डिटरमाइन। तो वो आता है 2 तरीक़ों से, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, अब एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, सिंपल और साफ शब्द में बोलूँ ना बेटा, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द ब्लूप्रिंट। ठीक है, जैसे कि आप एक घर बनवाते हो तो एक नक्शा पहले तैयार कर लेते हो। ठीक है, कि ये घर में यहाँ पे ऐसी होनी चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, वहाँ पे वो होना चाहिए। यहाँ तो जब गाड़ियाँ बनती हैं, ठीक है, तो वो पहले गाड़ियों का ब्लूप्रिंट बनता है। ठीक है ना, कोई भी चीज़ आज आप मास्क बनवाते हो ना फॉर एग्जांपल, तो उसका भी ब्लूप्रिंट बनता है। तो एक ब्लूप्रिंट क्या होता है, ब्लूप्रिंट हम लोगों को थोड़ा सा ऐसे आइडिया दे देता है। ठीक है, 60-70% आइडिया दे देता है कि जो मेन चीज़ बनेगी ना वो इसी के आधार पे बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोगों को ब्लूप्रिंट देता है कि जो भी आप कंपाउंड कह रहे हो ना उसके अंदर ये एटम्स जो होंगे वो मौजूद होंगे। ठीक है, एलिमेंट्स मौजूद होंगे, कितने नंबर में मौजूद होंगे वो तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पता चलेगा। देखो, जैसे मैं ये कह रही हूँ कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला जो मुझे बता रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 चीज़ें उस कंपाउंड में अवेलेबल है। तो अब इससे मैं 2 फॉर्मूला निकाल सकती हूँ, एक मैं H2O निकाल सकती हूँ, ठीक है, एक मैं निकाल सकती हूँ H2O2, मतलब कि ये मैंने निकाल दिया वाटर, ठीक है, और ये मैंने निकाल दिया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या बोलते हो, समझ आई बात, आई ना। ठीक है, तो जैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला में उसने क्या बताया हमें कि भाई एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन अवेलेबल होंगे, तो 2 कंपाउंड बन गए, और भी बन सकते हैं। जैसे कि भाई ये कहूँ कि बेंजीन जो है, ठीक है, एक कंपाउंड आप कह रहे हो बेंजीन, वो कह रहा है कि भाई उसके अंदर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो उसने एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें बता दिया या हमने निकाल दिया, कैसे निकालना है वो अभी सीखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, कि एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है C और H है। अब कितना अमाउंट ऑफ C और कितना अमाउंट ऑफ कितने नंबर ऑफ एटम्स C और कितने नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन है वो एग्जैक्टली निकालेंगे तो हमें मिलेगा C6H6। C6H6 इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। समझ आया। ठीक है, तो ये हो गया इसका ब्लूप्रिंट जिसमें हम लोगों को नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट्स, ओके, ये चीज़ थोड़ी सी अपने को आइडिया आ जाती है। एंड इवन दो वी कुड से द काइंड ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट, और जो एग्जैक्ट नंबर पता चलता है, ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा बेंजीन। तो सीधी सी बात है, ये एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
ठीक है, कुछ तो रिश्ता होना चाहिए ना, तभी तो हम, अगर हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो उससे क्या ऐसा हम लोग मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस क्या करेंगे ऐसा जिसकी मदद से हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा। मैं चाहूँ तो भी आपको फॉर्मूला बता दूँ, पर मेरा मन नहीं कर रहा, ठीक है। हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखते हैं ना तो सारा कॉन्सेप्ट इजीली हमारे दिमाग में जो होता है वो घुस जाता है। ओके, तो एग्जाम्पल के तो समझेंगे, ज़्यादा मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, और इसमें कोई लिखने जैसा है नहीं तो मैं सीधा इसको कर देती हूँ रब। तो ये लिया मैंने डस्टर, मेरा वाला डस्टर, और मैंने इसको रब कर दिया। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालना है वो, ठीक है। तो दो जितने एग्जाम्पल अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला के कर लेते, फिर अपन चलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की ओर, ठीक है ना। तो फर्स्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला, देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो सेटिस्फेक्शन भी रहेगा और समझ में भी आएगा। तो मैं अभी एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए। ओके बेटा, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। एग्जाम्पल ऐसा है, एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, एक सॉल्ट दिया हुआ है हम लोगों को। ओके, एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, गेव द फॉलोइंग, अब मैं जो लिखूंगी ना वो परसेंटेज अपने को दिया हुआ है, फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। अब क्या परसेंटेज कंपोजिशन है, Na आपको दिया हुआ है 29.11%, ठीक है। उसके अंदर सल्फर भी दिया हुआ है 40.51%, ओके, और ऑक्सीजन दिया हुआ है 30.38%, ठीक है बेटा। ये परसेंटेज हमें दिया हुआ है, हमें कहा गया कि आपके पास एक सॉल्ट है, ठीक है, और सॉल्ट के अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो है सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन, और वो इतना इतना परसेंट अवेलेबल है। डन, ठीक है। क्या बोला गया है, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला। चलो शुरू करते हैं हम लोग मस्त तरीके से। अब देखो बच्चों, मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ कि कैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग क्या कर देंगे, कॉलम्स बनाएंगे। बहुत इसी तरीके से बता रही हूँ, ध्यान देना, ठीक है। हम लोग कॉलम बना देंगे। कितने कॉलम बनाएंगे, 7 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ओके, ठीक है। तो इतना काम क्लियर, ओके। अब देखो, अभी फर्स्ट कॉलम में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे एलिमेंट्स। अब कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं हम लोगों को। एक दिया हुआ है सोडियम, ठीक है, दूसरा दिया हुआ है सल्फर, और तीसरा दिया हुआ है ऑक्सीजन। डन, ओके। फिर हम लिखेंगे इनके सिंबल। तो सिंबल क्या है, Na, S और O, ठीक है। 2 कॉलम तो इजी हो गए। तीसरा हम लिखेंगे परसेंटेज गिवन, कितना परसेंटेज दिया हुआ है हम लोगों को। तो सोडियम दिया हुआ है 29.11, सल्फर दिया हुआ है 40.551, ओके, और ऑक्सीजन दिया हुआ है 30.38। इतना 3 कॉलम क्लियर हो गया, आसान है, ठीक है। चौथे कॉलम में हम लिखेंगे इनके एटॉमिक मासेस। अब पता है ना, जैसे कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, ओके, सल्फर का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 32, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, 4 कॉलम क्लियर आराम से, ओके। अब हम लोग 1 2 3 4, हाँ, अब हम 5वें कॉलम में क्या करेंगे, तो हम 5वें कॉलम में करेंगे डिवाइड। किसको डिवाइड करेंगे हम लोग, जो गिवन मास है उसको हम डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से, तो हमें एक रेशियो मिलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, हम इसको कहते हैं मोल्स, ठीक है, जनरली मोल्स। तो हमारे पास जो गिवन परसेंटेज है, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है। गिवन परसेंटेज कितना दिया बेटा, 29.11 डिवाइड बाय 23, यहाँ पे दिया हुआ है 40.51 डिवाइड बाय 23, और ये दिया हुआ है 30.38 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। अच्छा सॉरी 32, सॉरी, यहाँ 32 है, 32,
ओके, अब डिवाइड करेंगे। अब आप इसको डिवाइड कर लेना आराम से, ठीक है। मैं जनरली नंबर जो है वो बता देती हूँ डिवाइड करके। तो हम लोगों को मिल जाएगा 1.266, इसका भी डिवीजन सेम ही आ रहा है 1.266, और इसका डिवीजन आ रहा है 1.897। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो 1 2 3 4 5 कॉलम क्लियर हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये डिवाइड जो हमारा हुआ ना, ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो अपने को मोल मिले या स्मॉलेस्ट रेशियो मिला हम लोगों को, इसको हम रिलेटिव वेट भी कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग जो सबसे छोटा नंबर आएगा ना, उस छोटे नंबर को बाकी सबसे डिवाइड कर लेना। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आपने जैसे ही डिवाइड किया तो आपको जो नंबर्स आए यहाँ पर, ओके, रिलेटिव वेट जो आपको मिला उसमें तो सबसे छोटा होना, ठीक है। अब यहाँ पे 1.2 ही है ना, क्योंकि यहाँ पे 1.8 ज़्यादा हो गया और ये दोनों तो सेम ही है, तो 1.2 वाला सबसे छोटा है, तो वो नंबर पिक करेंगे हम लोग, और जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हम लोग उस नंबर से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम हेडिंग क्या डालेंगे, इसको हम लोग कहेंगे सिंपलेस्ट मोलार रेशियो, ठीक है। रेशियो में कितना अवेलेबल है उसके हिसाब से। तो 1.266 को 1.266 डिवाइड करेगा, यहाँ पे भी 1.266 को 1.266 डिवाइड करेगा, और यहाँ पे 1.897 को 1.266 डिवाइड करेगा। अब ये तो सीधी सी बात है, पूरा कट गया तो 1 आ गया, ये भी पूरा कट गया तो 1 आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे आता है 12 और यहाँ पे है 18, तो इसका अप्रॉक्स आंसर आ रहा है 1.5, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को पता तो है कि कोई भी एटम जो है वो डेसिमल में तो अवेलेबल नहीं होता ना, ठीक है। जितने भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो भी एटम होता है वो कैसा होता है, होल नंबर में अरेंज होता है। जैसे H2O तो H कितना है, 2 है, ठीक है। CuSO4 तो CuSO4 O कितना है, 4 है, मतलब कि होल नंबर होता है। और यहाँ पे ये तो ठीक है, बट ये हमारा आ गया डेसिमल में। तो अभी हमें ऐसा कुछ, हमें इस नंबर को ऐसे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये होल में कन्वर्ट हो जाए, और स्मॉलेस्ट होल नंबर, ज़्यादा लंबा नहीं। तो जो हमारा नेक्स्ट कॉलम आएगा उसको हम क्या कहेंगे, सिंपलेस्ट होल मोलार रेशियो, ठीक है, ओके। अब जो नंबर इससे मल्टीप्लाई करेंगे वो इन दोनों के साथ भी करना पड़ जाएगा, ठीक है, तभी तो बैलेंस बनेगा। अब आप खुद सोचो कि 1.5 मतलब 1.5, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस तो करना है नहीं। तो सबसे अगर मैं इजी नंबर देखूं तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि 1 से करोगे तो 1.5 ही मिलेगा, ठीक है। 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 का डबल हो जाएगा 3, 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। बात समझ में आ गई। अब अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इन दोनों को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। ये चीज़ शो नहीं करनी, सीधा आंसर में लिख देना है, ठीक है। तो क्या होगा, 1 × 2 2, यहाँ पर भी 2, और यहाँ पे 1.5 × 2 क्या हो जाएगा, 3, ओके। तो अब जो मेरा जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला बना वो कैसा बना, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो बेटा। सो द एम्पेरिकल फॉर्मूला, अब देखो फॉर्मूला में 3 चीज़ें मौजूद हैं, तो लिख दिया मैंने, Na मौजूद है, S मौजूद है, O मौजूद है, ठीक है। Na का सिंपलेस्ट रेशियो क्या है बेटा, 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। सल्फर का सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, 2 लगा दिया। ऑक्सीजन का क्या है, 3। तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बना वो Na2S2 और O3 बना, ठीक है। दैट मीन्स कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर जो, अगर हम लोग मोटी मोटी से ब्लूप्रिंट की बात करें तो कम से कम उसमें 2 एटम सोडियम के होने चाहिए, 2 एटम सल्फर के और 3 एटम ऑक्सीजन के। बट ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट तो तब निकलेगा जब हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे उस कंपाउंड का। तो अभी तो हमने सिर्फ ब्लूप्रिंट निकाल दी उस कंपाउंड की जिसके अंदर सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन अवेलेबल है। बात समझ में आई अच्छे से, ठीक है। ये चार्ट के थ्रू आप जब करोगे ना बेटा बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप लिखवा दे, लाइक स्टेप 1 में इतना करना, फिर स्टेप 2 में ये करना। जो हमने चार्ट किया तो वो स्टेप 1 इसको देंगे, स्टेप 2 इसको देंगे, स्टेप 3 इसको देंगे, वैसा भी कर सकते हैं। बट मुझे थोड़ा सा लगता है कि जब चार्ट अपन बनाते हैं ना तो थोड़ा ईजी हो जाता है और दिमाग में रिटेन हो जाता है। तो आई थॉट कि दिस इज द ईजिएस्ट मेथड, ओके, जिसको हम आराम से एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो खैर इतना नोट डाउन करो, एक और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, ताकि अगर इसमें कोई डाउट रह गया हो तो उसमें क्लियर हो जाए। राइट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल 2 यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है अच्छा सा। द परसेंटेजेस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन कंपाउंड आर, ओके, क्या क्या दिया हुआ है, द परसेंटेजेस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर, कितना दिया हुआ है, 85.7%,
एंड 14.3% रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ओके। और क्या बोला गया? फाइंड इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, फाइंड इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग वो चार्ट बना दे। ओके चलो, कितने कॉलम चाहिए थे? 7 कॉलम बना देते हैं। ओके, तो सबसे पहला कॉलम नेम, सिंबल, ओके, द परसेंटेज विच इज़ गिवन, फिर एटॉमिक मास, फिर रेशियो निकालना होगा। ठीक है, फिर स्मॉलेस्ट मोलार रेशियो और फिर अपना स्मॉलेस्ट होल रेशियो। हो तो जाने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, यस 7 हो गए। चलो अब क्या क्या है, तो सबसे पहले हमने जैसे डिस्कस किया कि नेम, तो यहाँ पे C और H मतलब कार्बन दिया हुआ है आपको, नेम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और हाइड्रोजन दिया हुआ है, 2 ही दिए हुए हैं, चलो आसान है। ओके, सिंबल C और H। ओके, एटॉमिक मास C का होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1, सिंपल। ठीक है, फिर अपन क्या लिखेंगे? परसेंटेज गिवन, या गिवन परसेंटेज, शायद उल्टा हो गया। ठीक है, अभी तो अपन से इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज गिवन इन कंपाउंड, जो भी हमें कंपाउंड दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है इसका? 85.7% की ज़रूरत नहीं है, और 14.3। ठीक है, फिर क्या करना है अपने को? फिर अपने को निकालना है रिलेटिव मास या मोल्स, जैसे मैंने कहा था। ठीक है, तो हम इसको रिलेटिव मास कह लेते हैं, रिलेटिव मास रेशियो। ओके, तो इसमें क्या करना था अपने को? जो परसेंटेज गिवन था उसको हमें डिवाइड करना था एटॉमिक मास से। ठीक है, परसेंटेज गिवन कितना है? 85.7 डिवाइडेड बाय 12, और इसको हम करेंगे तो 14.3 डिवाइड बाय 1, तो ये तो सेम ही आएगा 14.3। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे, तो अगर 85 को लेके चलते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं, तो 12 7 सा 84 होता है। ठीक है, तो अप्रॉक्स अगर हम देखें इसको 857 को 12 से डिवाइड कर लें हम लोग। ठीक है, तो 7 ज़ा 84, 1 7 कैरी, 1 ज़ा 12, कितना बचेगा? 5 0। ठीक है, 5 ज़ा 64 ज़ा, तो समथिंग लाइक दैट अगर हम लेके चलते हैं और आगे कंटिन्यूटी है तो हम लोग अप्रॉक्स लिख देते हैं 1.75। अगर 4 के बाद कोई नंबर आया तो बट ऑब्वियसली राउंड ऑफ करना पड़ जाएगा ना अपने को। ठीक है, तो 1.75 लिख दिया हम लोगों ने, तो ये हो गया। अभी हम निकालेंगे रेशियो ऑफ मोलार मास या मोलार रेशियो। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? जिसमें मैंने कहा था इनमें डिसाइड को छोटा कौन सा है, तो 7 छोटा है, तो इस वाले नंबर को दोनों से डिवाइड में ले लोगे, तो 7.15 डिवाइड बाय 7.15, ये 14.3 डिवाइडेड बाय 7.15, ये तो पूरा कट हो गया, 1 आ गया। ठीक है, अगर इसको अप्रॉक्स में भी ले लेते हैं तो देखो डेसिमल के आगे नंबर पे ध्यान दो, डेसिमल के आगे हमें 7 है, यहाँ पे 14 है, तो 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे स्मॉल होल रेशियो में ले लें तो यही आएगा 2 ज़ा, तो इसका मतलब कि एग्जैक्टली 2 आ गया। क्लियर, तो हमारे यहाँ पे कोई डेसिमल आया नहीं, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपलेस्ट होल रेशियो ऑफ मोलार मास इज 1 and 2। दैट्स इट, क्लियर, आसान था। चलिए तो हो गया। हम अभी हम यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालें। क्या निकालें? एम्पेरिकल फॉर्मूला हम निकालें यहाँ पर। तो कार्बन और हाइड्रोजन 2 ही हैं, कार्बन 1 ही है और हाइड्रोजन 2 है, मतलब फॉर्मूला क्या आ गया? CH2। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसका मतलब कि ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन का 1 एटम होगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन का डबल होगा उससे। तो अगर यहाँ पे कार्बन का सपोज 6 एटम होता है तो हाइड्रोजन का 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन बना यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का। समझ आ गया बेटा अच्छे से? अब क्लियर होगा ना कैसे अपने को चार्ट बनाना है। ये थोड़ा आगे पीछे चल जाता है क्योंकि अभी तो हम लोग इन्फॉर्मेशन, मेन तो कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन थोड़ा अपन यहाँ पे पहले दे देते हैं। डन, समझ आ गया? चलो पहले इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। अभी एम्पेरिकल फॉर्मूला समझ आ गया कैसे निकालना है। ठीक है, अभी हम लोग मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की ओर।
तो मॉलिकुलर फॉर्मूला की तरफ जाने के लिए हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला का रास्ता पकड़ना ही पड़ेगा। दैट मीन्स कि पहला जो हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला सीखा उतना तो हमें करना ही है, फिर मॉलिकुलर फॉर्मूला में 2 स्टेप और जाएंगे, हाँ 2 से 3 स्टेप जाएंगे, वो अपना काम हो जाएगा, बट चार्ट तो सेम बनाना है। तो पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पता चले कि क्या चेंज आया है क्वेश्चन के अंदर। तो मैं एक बुक ले लेती हूँ, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है अच्छा खासा, ठीक है, समझने के लिए तो बेहतरीन ही है। ओके, तो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा है, अ कंपाउंड कंटेन्स नंबर 3, ओके, अ कंपाउंड कंटेन्स, क्या कंटेन कर रहा है, 4.07% हाइड्रोजन, 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन, ठीक है। इट्स मोलार मास इज, अभी जो कंपाउंड है ना उसका आपको मोलार मास दिया हुआ है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको मोलार मास दिया होना ही चाहिए, वरना आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हो। तो मोलार मास आपको दिया हुआ है 98.96 ग्राम। ओके, तो कहा गया कि निकालो इसका व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला EF एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला MF, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है बेटा। चलो अब शुरू करते हैं हम लोग इसको। यहाँ पर सॉल्यूशन में सबसे पहले चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। अभी चार्ट थोड़ा छोटा बनाऊंगी क्योंकि फिर स्पेस नहीं मिलेगी ना, ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा बना लेती हूँ मैं, करना तो वही है। तो ये नेम हो गया, सिंबल हो गया, ठीक है, गिवन मास हो गया, मतलब परसेंटेज हो गया, ठीक है, एटॉमिक मास हो गया, उसके बाद डिवीजन आ जाएगा, रिलेटिव, फिर रेशियो आ जाएगा, और फिर ज़्यादा हो गया, ठीक है, और फिर एक रेशियो का ये आ गया, ठीक है, डन, डिंग डिंग डिंग। ओके, इसको रब कर दिया मैंने, डन। ओके, तो लिख देते हैं क्या क्या है। सबसे पहले, अब आपको चार्ट तो लर्न हो चुका होगा, आई एम डैम श्योर, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स कौन कौन से, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन, ठीक है। फिर क्या क्या है अपने पास, सिंबल, अच्छा मैं तो पहले सिंबल ही लिख दी, देखो, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन, ठीक है, और ये हो गया हाइड्रोजन, कार्बन और Cl, सिंबल, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या दिया हुआ है, ओके, परसेंटेज गिवन, कितना परसेंटेज दिया हुआ है, हाइड्रोजन का 4.07, कार्बन का 24.27 और क्लोरीन का दिया हुआ है 71.65। इतना क्लियर, ठीक है। अब हम इनका एटॉमिक मास लिख देंगे। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, ठीक है। अभी 4 कॉलम आपको क्लियर है, आसान है ना। अब हम बात करेंगे रिलेटिव ओके, मोलार मास की, मोलार मास, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं एटॉमिक मास से, ठीक है। तो परसेंटेज क्या है हमारा, 4.07, इसको 1 से डिवाइड किया, ओके, 24.27 इसको हमने 12 से डिवाइड किया, और 71.65 इसको हमने 35.5 से डिवाइड किया। तो यहाँ पर तो सेम 4.07 ही आएगा, ओके। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 12 1 जा 12 2 24, मतलब अप्रॉक्स में आ जाएगा, तो 0.27 वैल्यू आएगी। इसका जब देखो 35 71 है, 35 2 जा 70 होता है ना, तो इसका भी अप्रॉक्स में क्या हो जाएगा, 2.07, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे मोलार रेशियो की। ओके, मोलार रेशियो में हमें क्या करना पड़ता है, जो भी आपका यहाँ पे रिलेटिव मास आया उसको हम डिवाइड करेंगे सबसे छोटे वाले से। तो छोटे वाला कौन सा है, 2.07, तो 4.07 को 2.07 से डिवाइड कर रहे हैं, 2.07 को 2.07 से डिवाइड कर रहे हैं, 2.07 को 2.07 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पीछे वाला तो छोड़ दो, तो 2 1 जा 2 2 जा, आंसर क्या आया 2, ठीक है। ये तो पूरा कट हो गया 1, ये पूरा कट हो गया 1। तो इसका मतलब कि सिंपलेस्ट कुछ, क्योंकि हमारा नॉर्मल होल नंबर में आया तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो सिंपलेस्ट होल मोलार रेशियो इज 2:1:1। डन, क्लियर हो गया, ओके। तो इतना तो अपने को पता ही था। अब सबसे पहले हम निकालेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला यहीं पे निकाल दूं अभी मैं,
ओके, तो क्या क्या है, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन। अब कार्बन को हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसके अंदर कार्बन जो होता है वो हाईली क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी के फॉर्म में हम उसको पहले लिखते हैं। तो हमेशा आप देखोगे ना, तो कार्बन हाइड्रोजन साथ में रहेगा, उसके साथ कोई और कंपाउंड हुआ तो उसके पीछे चला जाएगा। तो कार्बन कितना है, 1 ही है, हाइड्रोजन कितना है, 2, तो 2, Cl भी 1 है, मतलब कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आया, CH2Cl। डन इतना। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आता है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का स्टेप। ओके, टू फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसको आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट अभी बता रही हूँ मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहला स्टेप कि आपने जो फॉर्मूला निकाला ना एम्पेरिकल फॉर्मूला, उसका मास निकाल दो, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, समझ आया, E स्टैंड्स फॉर एम्पेरिकल, F स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला, M स्टैंड्स फॉर द मास। अब ये मास कोई अलग तरीके से नहीं, मोलार मास कैसे निकालना सीखा है हमने लास्ट सेशंस में, वैसे ही निकालना है। तो क्या है, C, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, और Cl कितना है, 1 ही है। कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1 और Cl का मास 35.5, ठीक है। तो 12 + 2 + 35.5 प्लस करते हैं अपन, कितना हो जाएगा, 12 + 2 = 14, ठीक है। 14 को 35 से प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 49, तो 49.5 ग्राम। ओके, डन इतना, समझ आ गया। ओके, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रास्ते पे जाने पे जो हमें कुछ अलग चीज़ें करनी है, सबसे पहला तो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालना है। फिर क्या करना है, फिर आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, मोलार मास दिया है कंपाउंड का 98.96, ठीक है। बस इसको हमें इससे डिवाइड कर लेना है। तो हमें नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के कितने कितने होंगे, तो सेकंड जो है उसमें हमें n निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लो आप, ठीक है। तो उसके लिए क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, यहाँ तो मैं सिंपल मोलार मास लिख दूँ, ठीक है, मोलार मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है, बड़ा आसान है। ओके, मोलार मास कितना दिया हुआ है, 98.96, डिवाइड करेंगे आप 49.5 के साथ, देखो अप्रॉक्स ही लेना है हम लोगों को, ठीक है। तो पीछे ले रहने दो, तो 49 और 98 को देखो, तो 49 2 × 98 होता है, ठीक है, होल रेशियो में लेना होता है। तो सीधा हमने काट के क्या बोल दिया, 2 पॉइंट चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब तीसरा स्टेप आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का। तो बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज़ नथिंग बट n × एम्पेरिकल फॉर्मूला, यही तो रिलेशन है। मैंने अभी नहीं बताया कि कुछ तो रिलेशन होगा एम्पेरिकल और मॉलिक्यूल का, तो यही रिलेशन है और कुछ रिलेशन नहीं है। तो n कितना निकला बेटा, 2 निकला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है बेटा, CH2Cl, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 2 जो है मल्टीप्लाई में नीचे की तरफ, सब्सक्रिप्ट की तरफ जाएगा। तो देखो C के साथ 2 मल्टीप्लाई किया तो C2, ठीक है, 2C मत लिख देना, ऐसे मत लिखना, ये तो हम बैलेंसिंग में करते हैं, इसमें नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो नीचे की तरफ लिखना है। तो C कितने हो गए, 2, हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे ऑलरेडी, 2 2 2 4, हाइड्रोजन 4 आ गया, और यहाँ पे Cl 2 आ गया, ठीक है, मतलब C2H4Cl2, ये बना हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड जो आपको दिया होगा। समझ आया अच्छे से, ठीक है ना। देखो बेटा, मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्ट होना चाहिए, क्योंकि ये वाला चार्ट हमने 2 बार सम्स किए, तो आपको ये वाला चार्ट तो दिमाग में बैठ गया, आपको 7 कॉलम बनाने और इतना कर लेना है। उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का जो स्टेप रहेगा, सबसे पहला स्टेप कि आपने जो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला उसका मास निकाल दो, बड़ा आसान है वो भी, ठीक है। उसके बाद जो आपको गिवन मास होगा और जो आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकाला उसको डिवाइड में कर दो, बट ऑब्वियसली गिवन मास ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर नहीं भी है तो फॉर्मूला तो क्लियर ही है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये जो हमने डिवाइड किया उसमें जो भी अपने को n मिला, स्मॉल होल रेशियो में ही लेना, ठीक है। बस उसको हम ना अपन ने EF एम्पेरिकल फॉर्मूला के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। क्लियर, आसान है। एक और सम ट्राई करें, ठीक है। तो पहले इसको लिख दो, फिर हम एक और सम ट्राई करते हैं। आई बेटा एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, बड़ा मस्त एग्जाम्पल मेरे को मिल गया टेक्स्ट बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक नहीं सॉरी एक बुक है, एग्जाम्पल नंबर 4 होगा शायद ये, ठीक है, शायद नंबर में चेंज हो, 4 ही है। ओके, क्या क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing carbon, hydrogen and oxygen, ठीक है, 3 एलिमेंट्स अवेलेबल है।
गिव परसेंटेज कंपोजिशन, क्या परसेंटेज है, तो कार्बन का अमाउंट दिया हुआ है 40.687%, हाइड्रोजन दिया हुआ है 5.085% और ऑक्सीजन दिया हुआ है आपको 54.228%, ठीक है। एंड ओके, एंड द वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड, the vapor density of the compound is 59. Now calculate molecular formula, ठीक है, calculate molecular formula, डन। अब देखो, सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आएगा कि मैम वेपर डेंसिटी क्या है, फिर दूसरा दिमाग में आएगा मैम इन्होंने हमें एम्पेरिकल नहीं बोला निकालने के लिए, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, एम्पेरिकल तो निकालना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलेगा ही नहीं, तो ये बोले या ना बोले वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो वो वाला क्वारी तो क्लियर हो गया। अब बात आता है कि यहाँ पे वेपर डेंसिटी क्या है, क्योंकि मैम आपने तो पहले वाले हमें कहा था कि मॉलिक्यूलर मास दिया ही होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की जगह वेपर डेंसिटी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है बेटा कि जो कंपाउंड्स गैसियस फॉर्म में होते हैं, याद है हमने मोल कॉन्सेप्ट में किया था, मैंने कुछ बताया था कि जैसे गैर-लुसाइक्स लॉ इन सब लोगों ने हम लोगों को गैस के बेसिस पे लॉज दिए थे, ठीक है। और जब हमने बात की थी स्टैंडर्ड की, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मोल के अंदर 6.022 × 10⁻23 एटम अवेलेबल होते हैं, तब मैंने ये भी चर्चा कर ली थी कि अगर गैशियस फॉर्म में होगा तो हम उसका वॉल्यूम लेते हैं विच इज़ 22.4 लीटर, स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है ये, ठीक है। अब अगर वो गैस, ठीक है, वेपर फॉर्म में है तो तब आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया होगा, तब आपको दिया होगा वेपर डेंसिटी। पर टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग वेपर डेंसिटी में से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं, बहुत इजी है। चलो करते हैं हम लोग शुरू। तो सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं जहाँ पे हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला बना दें। तो पहले इतना उधर स्टेप क्लियर कर दे। तो चार्ट बना लेते हैं हम लोग, छोटा से बनाना पड़ेगा, ठीक है, कोई स्पेस चाहिए, हमारे पास है स्पेस नहीं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, फिर बात करेंगे उनके सिंबल की, ठीक है, फिर बात करेंगे परसेंटेज गिवन की, फिर बात करेंगे हम लोग एटॉमिक मास की। ये तो चार अपने को मुंह पे लर्न हो गए। ओके, क्या बोलोगे मैम बाकी सब भी हो ही गए, चलो बताओ, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास रिलेटिव, ओके, रिलेटिव मास रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ठीक है। लो हो गई स्पेस मेरी ख़त्म। फिर अब इसमें करना है सब कुछ, ठीक है। फिर हम निकालेंगे रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास, mm लिख दिया, फिर कहना मत कुछ, ओके। मोलार रेशियो, सॉरी, मोलार रेशियो। फिर सिंपलेस्ट होल मोलार रेशियो, ठीक है। थोड़ा सा कॉपरेट कर लो बेटा, स्पेस नहीं है उतना। ओके, नाउ एलिमेंट्स की बात करते हैं। हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सिंबल CHO। ओके, गिवन परसेंटेज 40.687, 5.085 और 54.228। इतने लंबे नंबर कौन देता है। एटॉमिक मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, इसका 16, ठीक है। चलो परसेंटेज अपॉन कर लें, तो 40.687 को 12 से डिवाइड किया, 5.085 को 1 से डिवाइड किया, 54.228 को 16 से डिवाइड किया। चलो करो डिवाइड, सब मैं करूँ। देखो यहाँ पे 12 है, ठीक है, यहाँ पे 40 है, तो रिलेशन क्या बनेगा, 12 3 × 36 बिकॉज 4 × 48 ज़्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो मेरा आएगा 3.390 अप्रॉक्स इतना आ जाएगा। ये तो 1 से है, ऐसा आना चाहिए, नहीं फटाफट लिख दो, ठीक है। अब 16 है, यहाँ पे 54 है। देखो 16 4 होता है 64 और 16 3 होगा 48, तो बट अब 64 ज़्यादा हो गया, 48 नज़दीक होगा इसके, ठीक है। तो ये भी अप्रॉक्स में लिखूँ ना तो 3.3
887 या 89 समथिंग कुछ रहेगा, ठीक है। चलो तो अभी रेशियो निकाल सकते हैं, मोल रेशियो। सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा देखो अगर हम बात करते हैं तो 3.37 ही है, ठीक है। तो 3.390 को 3.387 से डिवाइड करेंगे, 5.085 को भी 3.387 से डिवाइड करेंगे, 3.387 को भी 3.387 से डिवाइड करेंगे। अब देखो बेटा यहाँ पे 3.3 सेम में पीछे 87 है, यहाँ पे 90 है, 0.003 का डिफरेंस है। कौन दिखता है इतना, तो इसको अपन काट के 1 ही सपोज कर लेते हैं, ठीक है। ये भी काट के 1 हो गया। अब इसका अपन देखते हैं, यहाँ पे 3 आया है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको अप्रॉक्स भी डिवाइड करूँ ना बेटा, ठीक है, 3387 अप्रॉक्स भी देख लूँ मैं, तो 33 है और यहाँ पे 50 है, ठीक है। तो 1 लिख दूँ तो कितना हो जाएगा, मैं से 33 को लेके गिनती कर रही हूँ दिमाग में, ठीक है। तो 4 यहाँ पे हो गया 7, ओके 7 10, 8 नीचे उतार दोगे, ओके। मतलब देखो सुना मेरी बात को, अब एग्जैक्ट में जाना है नहीं वैसे भी हम लोगों को, ठीक है। तो 3 है, यहाँ पे 17 आया, मतलब कि 15 से मल्टीप्लाई कर ले, बिकॉज 3 5 15, ओके। कैरी होगा तो 16, मतलब कि अप्रॉक्स में जाऊँ तो 1.5 तो आ ही जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 1.5। बात समझ में आ गई। हमें एग्जैक्टली लिखना ही नहीं ना बेटा, ठीक है, हमें तो आंसर नहीं करना, अपने को तो वैसे भी सिंपल है, जितना सिंपल में जाओगे उतना करना है। तो ये तो थोड़ा सा अपन लॉजिकली दिमाग लगा देना है। अब इन्होंने कहा है कि सिंपलेस्ट होल रेशियो में जाओ। अब देखो बेटा यहाँ पे आया डेसिमल, ठीक है। डेसिमल वाले नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो हमें होल नंबर दे। अब अभी हमने किया था 15, 1.5 का डबल कर लेंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब सबके साथ 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर ठीक है 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई किया। पता है 1 से करेंगे सेम नंबर आएगा, ठीक है। तो इसके लिए नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 2 ही रहता है, तो अपन 2 से कर रहे हैं। तो 2 यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ओके। अब निकालें एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो इसको रब कर दूं पहले मैं, ओके। आ जाओ बेटा, अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला की। क्या है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 3 2 2 3 2, ठीक है, हो गया इतना। अब हम निकालेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। इतना क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला तो इतना निकालना ही पड़ जाएगा अपने को, ठीक है। तो 2 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, ओके। तो 2 कार्बन मतलब 12, ओके, ये हो गया 1 और ये हो गया 16, ओके। तो 24 + 3 + 32, चलो प्लस करते हैं हम लोग। 24 + 3 27, आई मीन 27, ठीक है। 27 को 32 से प्लस करेंगे तो 59 ग्राम आ गया, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, नेक्स्ट स्टेप है हम लोग को n निकालना। अब n कैसे निकालते हैं हम लोग, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास को, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करते हैं। मॉलिक्यूलर मास तो दिया नहीं हुआ है, तो अब पहले तो हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग बट 2 × वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी जो भी है ना उसका दुगना कर दोगे मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा, दैट्स इट। तो 2 × वेपर डेंसिटी कितना है, 59 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 2 18 118, ओके। तो मॉलिक्यूलर मास आ गया 118 ग्राम। क्या बोलते हो, समझ आया बेटा, ठीक है। बस अगर मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी दिया हुआ तो मल्टीप्लाई 2 कर दो, मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। अब हमें n निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज n इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ओके। मॉलिक्यूलर मास इज 118, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इज 59, 1 × 2 तो ये हो गया 2, ओके। तो अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो दैट इज नथिंग बट 2 × एम्पेरिकल फॉर्मूला, ओके। तो 2 × एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है बेटा, C2H3O2, चलो मल्टीप्लाई कर लो, 2 है, 2 के साथ 2 2 4 तो C4 हो गया, 2 3 6 तो हाइड्रोजन 6 हो गया, 2 2 4 तो ऑक्सीजन 4 हो गया। तो ये बन गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ आया, इजी। अब क्लियर हो गया सब कुछ अच्छे से। चलो पहले इसको लिख दो। सो बच्चा पार्टी, फाइनली हम लोगों ने एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के सम्स देख लिए, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको लर्न हो चुका होगा, बेसिकली एम्पेरिकल फॉर्मूला को ले लेकर अपन ने 4 सम कर लिए, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ये स्टेप जो है मैंने इसके यहाँ पे
स्टेप ऐसे बताया नहीं, जैसे पहले बताया था, आपको याद रहे, ठीक है, किस किस हिसाब से जाना है। बहुत ईजी है, 2 सम और कर लेंगे अपन, प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो हमारा, मैंने कोई हार्ड सम्स नहीं लिए, पहले बता दूँ, ठीक है, हार्ड सम्स नहीं लिए, क्योंकि हार्ड लेती तो आप कंफ्यूज हो जाए। अभी तो मेरा काम है कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करना, ठीक है। एडवांस सम्स तो हम करेंगे, तो इसके लिए मैंने जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर किया बाय टेकिंग द सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल्स, ठीक है, सो दैट यू कम टू नो कि कैसे उसको एप्लीकेशन करना है। तो इतना हमने खत्म कर लिया है, और वीडियो कैसा लगा वो तो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे आपके कमेंट में लिटरली पता वो स्क्रॉल करती हूँ कि कोई कमेंट आया कि नहीं आता। 2-3 बच्चे कर लेते हैं, उनके लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है। जो बच्चे नहीं करते उनसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा कमेंट कर लीजिए, पता चले कि बच्चों को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, सेशंस में। अगर कुछ है तो क्या हम भी तो इम्प्रूव करें, हमको बताने के लिए कौन है, आप ही तो हैं, तो हम भी थोड़ा इम्प्रूव कर लें। वीडियो अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।